एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम बीएड प्रोग्राम पेपर इंक्लूसिव एजुकेशन एंड दैट इज़ हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस। हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस कौन होते हैं? सिंपली देखते हैं अगर तो दीज आर द पर्सन हु कैन नॉट हेयर और वी कैन से हु इज़ डेफ। ये वो पर्सन्स होते हैं जो सुन नहीं सकते, ठीक है, और उनको हम डेफ भी बोलते हैं। हेयरिंग इज मेन पाथवे थ्रू विच स्पीड एंड वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप। जैसा कि हमें पता ही है कि जब हम सुनेंगे तभी हम बोल पाएंगे और उसी की वजह से ही कम्युनिकेशन होगी। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये डेफ और जो हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस हैं, ये टाइप ऑफ स्पेशल और एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं। फर्स्ट टाइप जो स्पेशल और एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस का होता है दैट इज़ फिजिकली इम्पेयर्ड, ब्लाइंड, डेफ और क्रिपल्ड जिसमें आता है। देन गिफ्टेड, ये भी एक्सेप्शनल होते हैं। देन मेंटली रिटार्डेड। तो फिजिकली चैलेंज्ड के अंडर फर्दर थ्री टाइप्स आते हैं दैट इज़ क्रिपल्ड, डेफ और ब्लाइंड, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड और डेफ चिल्ड्रंस। Deaf is likely to speak imperfectly, जिसके कानों पे असर होता है, जो सुन नहीं पाता है उसका जो असर पड़ता है उसकी स्पीकिंग पे भी पड़ता है। वो कम्युनिकेट लोगों से नहीं कर पाता है अच्छे से। आपने देखा होगा जो सुन नहीं पाता है वो एग्जैक्टली बोल भी नहीं पाता। अगर वो बोलता भी है तो वो लाउडली बोलता है एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन, ठीक। हेयरिंग इम्पेयरमेंट reduces पर्सन नॉलेज। जब एक इंसान सुन नहीं पाता है, एक बच्चा सुन नहीं पाता है, तो उसकी जो नॉलेज है वो भी रिड्यूस होती है, वो भी कम होती है, क्योंकि अच्छे से वो टीचर का सुन नहीं पाता है क्लास में, जिसकी वजह से उसकी नॉलेज भी कम रहती है। इट एडवर्सली इफेक्ट्स चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इन लर्निंग। ये जो हियरिंग इम्पेयरमेंट एक बच्चे में होती है, इससे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है एक बच्चे की परफॉर्मेंस में इन द फील्ड ऑफ लर्निंग, और वी कैन से इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक। ऐसे बच्चों को हम दूसरे नामों से भी पुकारते हैं दैट इज़ डेफ, पार्शली डेफ, डेफ म्यूट, पार्शल हियरिंग। पार्शली मतलब जो कि कुछ सुनता है और कुछ बिल्कुल भी नहीं सुनता है, ठीक। डेफ म्यूट बोलते हैं हम उस इंसान को, उस पर्सन को जो डेफ भी होता है, जो सुन भी नहीं पाता और बोल भी नहीं पाता। पार्शली हेयरिंग भी सेम एज पार्शली डेफ। तो टाइप्स ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड, जो लोग होते हैं जो सुन नहीं पाते, उनके भी टाइप्स हैं। प्री लिंगुअल डेफ, ये वो पर्सन्स होते हैं जिनको एट द टाइम ऑफ बर्थ और बिफोर बर्थ जिनके जो कानों पे कोई असर पड़ता है जिसकी वजह से वो सुन नहीं पाते। पोस्ट लिंगुअल डेफ वो होते हैं जिनको आफ्टर बर्थ और चाइल्डहुड में उनके जो कानों पे असर होता है, जो डेफ हो जाते हैं और बहरे हो जाते हैं, ठीक है। On the basis of part of the ear which is affected, there are few many types. देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिखाऊं, ये देखिए आपको इससे समझ आएगा। ये कान है, राइट ईयर ऑफ द पर्सन। ये होता है आउटर ईयर। कान जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये बस जो एक्सटर्नल पार्ट ही ईयर नहीं होता, इसके इनसाइड जो हमारे हेड में रिजाइड करता है इतना ये पार्ट भी होता है। दिस पार्ट इज आउटर पार्ट जो हमें दिखाई देता है। दिस पार्ट इज मिडल पार्ट जो बीच का पार्ट होता है, एंड दिस इज द इनर पार्ट, दिस वाला पार्ट, ओके। इसको हम मिडल ईयर बोलते हैं,
ये आप याद रखिए, इसको हम बोलते हैं इनर एयर, इस वाले पार्ट को। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज आउटर एयर। ठीक, इनर एयर में कुछ बोन्स होती हैं जो आपस में कोऑर्डिनेट करके ही जो है हेयरिंग को इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, जिससे आपको ये जो टाइप्स है ये समझ आएंगे। कंडक्टिव हेयर लॉस, कंडक्टिव हेयर लॉस क्या होता है? इसमें जो एक पर्सन है उसके आउटर और मिडल एयर पे असर पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एयर, दिस इज मिडल एयर एंड दिस इज द इनर एयर। इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट में किसी इंसान पे असर होता है, कोई डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से उसकी हेयरिंग लॉस होती है, वो सुन नहीं पाता है। फिर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस क्या होता है? डैमेज्ड नर्व फाइबर ऑफ इनर एयर। यहाँ पे कुछ नर्व्स होती हैं जो कोऑर्डिनेट करके हेयरिंग को इफेक्टिव बनाती है। जब इस इनर एयर में नर्व्स पे इफेक्ट होगा, कोई उनमें कोई डिसऑर्डर होगा, तो उसकी वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है। ये दूसरा टाइप है। थर्ड इज साइकोजेनिक हेयरिंग लॉस। देखिए, जब एक बंदे में एंजाइटी होती है या स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुक जाती है, वो यहाँ पे पहुँच नहीं पाती, तो जिसकी वजह से हमारे एयर पे असर पड़ता है, इसकी फंक्शनिंग पे, तो हेयरिंग लॉस होती है। सेंट्रल ऑडिटरी डिफेक्ट फोर्थ टाइप है। यहाँ पे क्या होती है? प्रॉब्लम इन ऑडिटरी नर्व्स। जो नर्व्स हमें सुनने में मदद करती है उनमें प्रॉब्लम हो जाती है और जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस होती है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गया। अब देखते हैं कॉजेस और रीजंस क्या है जिसकी वजह से एक इंसान में हेयरिंग लॉस होता है। ठीक, फर्स्ट इज जो जीन्स और क्रोमोसोम्स हेरिडिटी या इनहेरिट होते हैं। ठीक है, हेरिडिटी भी एक कॉज होती है एक ह्यूमन बीइंग में हेयरिंग लॉस का। जब डिफेक्टेड जीन्स और क्रोमोसोम्स आपके पेरेंट्स में होंगे, वो जब बच्चे में जो है ट्रांसफ़र होंगे, तो उसकी वजह से भी एक बच्चे में हेयरिंग लॉस होता है। सेकेंड इज माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन। माल न्यूट्रिशन होता है जब एक बच्चे को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जो उसको प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए चाहिए। स्टारवेशन जब किसी को फूड प्रॉपरली नहीं मिलता या किसी का फूड हैबिट गंदा होता है, वो कुछ ऐसी चीज़ें खाता है जो उसकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते, हार्मफुल होते, जंक फूड खाता है। तो ये सारे रीजंस भी पोस्ट बर्थ जो है उसकी हेयरिंग लॉस के रीजंस हो सकते हैं। अनहाइजीनिक और डिफेक्टिव एनवायरनमेंट में कोई बच्चा पल रहा होता है, ठीक है, तो वो भी एक रीज़न बन सकता है जिसमें हेयरिंग लॉस होता है। फोर्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड पोल्यूशन। ये जो रीज़न है ये ज़्यादा देखा जाता है अर्बन एरियाज़ में, जहाँ पे व्हीकुलर जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, साउंड पोल्यूशन होता है और एक बच्चे के कानों पे असर पड़ता है और वो हेयरिंग लॉस का शिकार हो जाता है। एंड द फिफ्थ इज़ फिज़िकल इंजरी। जब बच्चा या कोई भी पर्सन होता है फिज़िकल इंजरी, वो किसी भी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, तो उसके कानों पे असर पड़ता है और वो हेयरिंग लॉस उसके अंदर देखी जाती है। ठीक, आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया। अब देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ किसको हम बोलेंगे कि दिस वेरी पर्टिकुलर पर्सन इज़ physically challenged or is having hearing loss। पहले ये सोशली हैंडीकैप्ड होते हैं।
ये सोशली एडजस्ट नहीं पाते, क्योंकि जब ये सुन नहीं पाएंगे तो बोल भी नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से लोग इनके साथ जो है जो कम्युनिकेशन है वो कम करेंगे। ठीक है, दे आर सोशली हैंडीकैप्ड। ठीक है, they are not well adjusted in the society. Second is problems in personal and social development. लैंग्वेज भी एक बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से इनके पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक, जैसे कि मैंने ये बोला, ये लैंग्वेज से प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते लोगों से, तो लैंग्वेज बैरियर भी एक रीज़न होता है। थर्ड इज़ पर्सनैलिटी प्रॉब्लम। ऐसे जो डेफ होते हैं, जिनमें हेयरिंग लॉस होता है, ऐसे जो लोग होते हैं इनमें फ्रस्ट्रेशन बहुत आती है, क्योंकि जब ये सुन नहीं पाते तो बोल भी नहीं पाते हैं, तो ये बहुत तंग पड़ जाते हैं और फ्रस्ट्रेशन आती है इनमें। फोर्थ इज साइकोलॉजिकल बिहेवियर। ये इनके पेरेंट्स कभी कभी या तो इनके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, या या इनको बहुत ज़्यादा रिजेक्ट करती है सोसाइटी, तो ये इमोशनली वीक पड़ जाते हैं, तो इनके अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, ये स्ट्रेस्ड रहते हैं। फिफ्थ इज एबनॉर्मल इमोशनल बिहेवियर। जैसा कि मैंने बोला, इनको लोग बहुत रिजेक्ट करते हैं या इनसे बात करना पसंद नहीं करते, तो इनमें जो है एबनॉर्मल इमोशनल बिहेवियर आ जाता है। अब देखते हैं स्टेप्स क्या क्या होने चाहिए इनके लिए एजुकेशन फील्ड में, ताकि इनके लिए सोसाइटी कुछ बेटर कर पाए। फर्स्ट इज यूज़ ऑफ हेयरिंग एड। इनके लिए क्लास में कुछ ऐसे एड्स यूज़ होने चाहिए जिससे इनको सुनने में मदद हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हेडफोन्स इनके लिए होने चाहिए क्लास में, जिसकी वजह से टीचर का ये सुन पाए, और लो स्पीकिंग सिस्टम होना चाहिए, जिसकी वजह से ये थोड़ा, जैसे कि मैंने बोला, ये लाउडली बोलते हैं, तो ये थोड़ा आहिस्ता बोले। ये सब एड्स की वजह से इनको क्लास में बहुत ज़्यादा मदद होगी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सेकंड इज़ वोकेशनल ट्रेनिंग। इनको ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए जो इनको आगे करियर डेवलप करने में मदद करे। ठीक है, इनका कैरियर जो है वो सिक्योर हो जाए, ये किसी पे डिपेंड ना रहे। थर्ड इज ऑडिटरी ट्रेनिंग। ऑडिटरी ट्रेनिंग, जो ये बच्चे होते हैं, जैसा कि हमें पता है कि ये सुन नहीं पाते हैं, तो इनको हम ऐसी ट्रेनिंग दे जो इस चीज़ को, इस हेयरिंग लॉस को ये कंपनसेट कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इनको सिखाएंगे लिप रीडिंग कैसे करते हैं, इनको होंठों के एक्शन सिखाएं ताकि इनको जो वर्ड्स हैं वो समझ आए। ठीक। फोर्थ इज़ क्लासरूम अरेंजमेंट। ऐसे बच्चों के लिए क्लासरूम अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? ऐसे बच्चों को क्लास में जो है इनकी सिटिंग जो होनी चाहिए, दैट शुड बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द टीचर। इसका मतलब क्या है? जो बेंच अरेंजमेंट होता है, ऐसे बच्चों को सामने बिठाने चाहिए टीचर, ताकि जो इनकी कम्युनिकेशन है वो क्लोज रहे, टीचर इनके नज़दीक रहे और ये लिप्स उनके अच्छे से पढ़ पाए और चीज़ों को अच्छे से समझ पाए। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, काजेस जो हमने पढ़े, एंड जो स्टेप्स एजुकेशन फील्ड में ऐसे बच्चों के लिए एजुकेशन फील्ड में लेने चाहिए टीचर्स और अथॉरिटी, वो हमने पढ़े। हमने मीनिंग्स ऑफ हेयरिंग लॉस पढ़े, हमने टाइप्स पढ़े। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ आ गया। अगर आप सबको इस वीडियो से हेल्प हुई, देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप प्लीज़ कमेंट करें आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट इन अ पॉजिटिव वे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।